Big Business Ideas. सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब आती है कोई भी मुसीबत तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन एक दरवाजा है जो आपके व्यवसाय के लिए हमेशा खुला है, और उस दरवाजे की दरबान आपके सामने खड़ी है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा भावना, एंड यू आर वॉचिंग वन ऑफ द एक्सेप्शनल बिजनेस प्रोग्राम्स, बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स, बियॉन्ड सोशलाइजिंग। भारत के पहले चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को भारत की पहली लोकसभा गठित हुई। उसके बाद बारंबार देश के लिए अनेकों कानून बनाए गए। 60-62 सालों में इन कानूनों में बहुत से फेरबदल किए गए, और अब पिछले 2 सालों में अनेकों कानूनों को खत्म किया गया और बहुत से नए कानून भी लाए गए। लेकिन क्या वाकई कानूनों में इस जमा घटा की जरूरत थी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आइए प्लीज। सुनील जी, नई सरकार आई है और नई सरकार के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें बदलती हुई कुछ नज़र आ रही हैं। आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारे देश में अनेकों कानून बनते हैं, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिन्हें पास किया जाता है। अब जो ये नई सरकार आई है, इसने बहुत सारे एक्ट्स और बहुत सारे लॉज को तब्दील किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? ज़रूरत थी या कुछ नया करने के लिए ही किया गया है? नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत थी। अगर हम देखें तो हमारे देश में पिछले 64 सालों में लगभग 1300 कानून खत्म किए गए, और ये मोदी सरकार ने पिछले 2 सालों में लगभग 1150 कानून खत्म किए हैं। वो इसीलिए जरूरी था कि कुछ कानून ऐसे थे जो ऑब्सलीट हो गए थे, उनकी कोई यूटिलिटी आज थी नहीं, लेकिन क्योंकि कानून थे तो एंटरप्रेन्योर को और एक आम आदमी को उससे परेशानी होती थी। बिल्कुल। तो क्योंकि हम चाहते थे, हमारा देश चाहता था कि ईज ऑफ डूइंग हो, आदमी को, एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस करने में सुविधा हो, या जो भी अपना सर्विस करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसको सुविधा होनी चाहिए। उस सुविधा को प्रदान करने के लिए जो हमारे देश में अनावश्यक कानून थे उनका खत्म होना जरूरी था, और वो प्रोसेस जारी है, अभी रुका नहीं है। 2 साल में इतने कानून खत्म हुए, अगले 3 साल में आप देखोगे बहुत से और कानून खत्म होंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ समय बाद हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि बहुत कानूनों के लिए सिर्फ एक कानून आ गया और इजीली हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, जैसे जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, वो पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जितने भी कानून से सबको रिप्लेस कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी, किसी भी डेमोक्रेसी में जो एक पार्लियामेंट होती है, जो एक संसद होती है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और उस संसद में जो बैठने वाला सांसद होता है वो होता है जनता का प्रतिनिधि। तो वहां पर जो कानून बनते हैं वो हमारे देश की आर्थिक प्रगति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस प्रगति को जो हमारे सांसद हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, एक सांसद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो एक लेजिस्लेटर का काम करता है कि देश में जो भी कानून पास होगा वो उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो पब्लिक से जुड़ा होता है, ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहा होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक सांसद है वो संसद के अंदर जनता की आवाज है। बिल्कुल ठीक बात है, इस बात को कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है। और ये जो उसका रोल होता है लेजिस्लेटर का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही कानून पास करता है। कोई भी बिल जब तक एक्ट का रूप नहीं लेता, जब तक कि हमारे दोनों सदन से पास ना हो जाए, और लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट महोदय की उस पर मोहर ना लगे जी। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण रोल सांसद का होता है जी। तो ये जो जनता की एक आवाज रहती है, तो हमने आज कोशिश ये की कि उस आवाज को यहाँ पर बुला लिया जाए। तो विद योर परमिशन जरूर। दोस्तों, आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ, लेकिन आपने अपनी मेहनत से इस बात को साबित किया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। आज आप अनेकों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद में उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। प्लीज़ वेलकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कुरुक्षेत्र, श्री राजकुमार सैनी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर प्लीज। सर, सबसे पहले तो एक ही चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जन्म आपका किसान परिवार में हुआ है, उसके बाद आपने व्यवसाय को भी अपनाया और आज आप एक समाज के, मैं कह सकती हूँ कि कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बनकर आप संसद तक पहुँचते हैं।
कैसा रहा ये सफर और शुरुआत कैसे हुई? बस मैं इतना कह सकता हूँ, लाइफ भर इंसान सिर्फ सोचता ना रहे, अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो एक्शन किया जाए। इसी बात को लेकर के जब बचपन में होश संभाला जी। तो बहुत जल्दी पिता का साया सर से उठ गया, और एक लैंडलेस परिवार में पैदा होने के बाद जो मुश्किलें एक गरीब व्यक्ति के जी। परिवार को झेलनी पड़ती हैं, उसके प्रति तो हम सबको ज्ञान है। लेकिन उन मुसीबतों से निकल करके लोगों का सहारा बनना बहुत मुश्किल है। ये एक ऊपर वाले की दया दृष्टि और अपनी लक्ष्य और अपनी आकांक्षा के ऊपर डिपेंड करती है। जी। 81 के अंदर हमने आड़त की दुकान की तो लिटरली हमारे पास 3000 रुपये थे। और उससे पहले जब हमने ट्रैक्टर की मशीनरी खरीद ली सारी, तो उस 3000 रुपये से हमने आड़त की दुकान स्टार्ट की। जी। फिर इससे पैसे ले, फिर इससे पैसे ले, फिर इससे पैसे ले, उधार। हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा तो लोगों से पैसे इकट्ठे करके हमने जैसे जैसे फंडिंग की जाती है आड़त की दुकान पे एडवांस किया जाता है जी। और एक वर्ष में हमारा बिजनेस इतना हो गया कि हमें यमुनानगर का जो सबसे बड़ा स्टार्च मिल था उसकी खरीद हमें दुकान पे मिली, और पूरे एरिया की मूंगफली और मक्की फिर हमारे थ्रू खरीदी गई। जी। बस वो समझ लो अपना स्टार्ट था। जी। बिजनेस का वहाँ से स्टार्ट था, और उस स्टार्टिंग के बाद फिर पलट के देखा नहीं, परिस्थितियां कोई भी रही ना, हमने किसी का अपने तरफ रहने दिया और ना हमने अपना भी किसी के पास जाने दिया। और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता भी वही है जो किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल हार ना माने और मेहनत करने से वो कभी भी ना घबराए। हालांकि हमने कुछ लोगों से अभी बात की थी कि जब एक व्यवसायी पॉलिटिक्स के एक क्षेत्र में आना चाहता है या सामाजिक कार्य के एक क्षेत्र में आना चाहता है, तब लोगों के विचार उस पर कैसे रहते हैं, लोग कैसे देखते हैं एक एंटरप्रेन्योर को एज अ पॉलिटिशियन, आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज। सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर वही होता है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो। पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज लाइक मैनेजमेंट और बिजनेस इज आल्सो अ मैनेजमेंट। एक ह्यूमैनिटी को अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उससे उसको फायदा मिलता है तो ज़रूर करिए। उससे कुछ नहीं है कि एक पॉलिटिशियन बिजनेसमैन बन गया है, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन गया, बट आपका एम अच्छा होना चाहिए। एम शुड बी गुड। एम अच्छा होना चाहिए और पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इट्स अबाउट मैनेजमेंट। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स उससे भी आगे बढ़ के है, क्योंकि मैनेजमेंट में तो आपको सिर्फ अपना बिजनेस को या अपने एंटरप्राइज को मैनेज करना होता है, लेकिन एक एमपी, एक सांसद को अपने पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है। बिल्कुल। बहुत बड़ा एरिया होता है जी। उन सब की नीड को समझना और देखना कि वो देश से कैसे रिलेट करते हैं उन चीज़ों को, उसके बाद जो संसद तक पहुँचाना जी, उसको कानून में तब्दील कराना। तो मेरे को लगता है कि सांसद का रोल मैनेजमेंट के रोल से और बहुत बड़ा है। सैनी साहब, आप किस एम को लेकर आगे बढ़े इसमें? जैसे आपके एक क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं उनको जब लोकसभा तक पहुंचाना होता है, तो आप अपने लिए एज एन इंडिविजुअल क्या पैरामीटर्स रखते हैं कि मुझे इन समस्याओं को लेकर जाना है या जनता की ये बात है जो मुझे वहां संसद तक पहुंचानी है? देखिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर तो हर आदमी थिंक करता है कि मुझे कल वोट लेने हैं जी, और मुझे इन समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मैं इससे अलग हट करके सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ सबसे पहले हमारा देश जी, आफ्टर दैट आवर स्टेट जी, देन आफ्टर दैट आवर कंस्टिट्यूंसी और आवर विलेज और माय फैमिली और माय सेल्फ जी। एक पंच गांव की पंचायत में बनता है जी, मेंबर पंचायत और मेंबर पार्लियामेंट तक जी। मुझे सारे एक्सपीरियंस गेन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ऊपर वाले की दुआ से। इस सारे एक्सपीरियंस में मुझे जो अनुभव है मैं उस अनुभव को आपके साथ और बिजनेस से रिलेट करके आपको कुछ बात जरूर रखना चाहूंगा। ये सौभाग्य है मेरा कि आपने मुझसे एक सवाल ऐसा पूछा जी सर। अगर मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं तो सुबह से लेकर के शाम तक हजारों लोग अगर मिलते हैं तो उनमें 900 लोग जी, बेरोजगारी के हाथों कोई भी बात का सवाल लेकर के जी मेरे को कहीं एडजस्ट करो, भूखा मर रहा हूं और माँ बाप के यहाँ इज्जत नहीं रही, ये नहीं रही, वो नहीं रही। मैं उस दुविधा से बाहर निकालने के लिए
अपने देश के आला कमान को भी मिला हूँ। तो बेसिकली अगर हम इस बात को समझना चाहें कि सैनी साहब आपका जो एक क्षेत्र है, उस एक क्षेत्र से आप जब आवाज वहां संसद तक लेके जाते हैं तो आपका एक बड़ा ही प्राइम फोकस रोजगार को लेकर रहता है। इस बात को हम बिल्कुल मान सकते हैं। पहली प्रायोरिटी मेरी रहती है कि देश की जब तक ये युवा पीढ़ी जी हाथ में इसको काम नहीं मिलेगा तब तक हम कितनी भी स्कीमें लाएं जी, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज चाइना अगर हमारे से बाद में आजाद होकर के आगे बढ़ा है, उसने अपने सभी युवाओं को रोजगार दिया, पॉलिसियां ऐसी बनाई कि एक मोबाइल बनाता है 50 घर उससे रोटी खाते हैं। बटन कोई बनाता है, केस कोई बनाता है, उसकी ट्रांजिस्टर कोई बनाता है, उसका बल्ब कोई बनाता है, अंदर से कार्ड कोई। ये पूरा वही सेक्टर है जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो अपने रहते हैं, सारे उसी सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं। आपसे जरूर जानना चाहेंगे हम सुनील जी कि इस तरह से जब हम लोग एक रोजगार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एमएसएमई का जो व्यवसाय है, जैसे साहब ने कहा कि जैसे चाइना ने इस चीज पर काफी जोर दिया है, अब जो कानून में चेंज आ रहा है या एक्ट में चेंज आ रहा है, क्या हम भी उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारा जो एमएसएमई है वो सशक्त हो और साथ में रोजगार हमारे हर युवा के पास पहुंचे? हमारी सरकार की स्कीम है कि हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट भी बनते हैं, सारे इक्विपमेंट बनते हैं, बहुत सारे सर्विस सेंटर को भी बढ़ावा मिलता है और हर युवा को रोजगार भी मिलता है। उसी के इर्द गिर्द सारी स्कीमें हैं। चाइना में अगर आप देखें तो ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अच्छा। चाइना में इंडस्ट्री जितनी चाहिए थी उसके देश को, उससे ज्यादा इंडस्ट्री चाइना में लगी है। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि चाइना में आज की डेट में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि कई करोड़ लोग सिर्फ पोल्यूशन से मरते हैं। ओके। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि ज्यादा माल उत्पादन होने लगा, तो जो जिसने उत्पादन किया उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन हमारे देश में जो पॉलिसी बन रही है उसमें बहुत विशेष बात है कि हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा नारा दिया कि जब आप मेक इन इंडिया करेंगे तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट भी देखेंगे कि जो भी कुछ बनाए उसमें डिफेक्ट भी ना हो और पोल्यूशन भी ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो। तो कानून जो बनते हैं संसद में या उसमें जो तब्दीली आती है या जो एक्ट पास होते हैं, उसकी जानकारी लोगों तक शायद पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। मैं सबसे पहले तो एक बात कहूँगा कि अपने देश में लगभग 60 वर्ष के बाद एक कुशल नेतृत्व के हाथ में हमारा देश आया है जो प्रैक्टिकल है। हमारे देश के अंदर अपार संभावनाएं हैं विकास की जी। पूरा विश्व हमारे देश को एक बाजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा विजन है कि भी हमारी युवा शक्ति के उपयोग के साथ उनके विकास के को देख करके, जोड़ करके जो हमारी कंडीशंस के ऊपर काम करना चाहेगा उसे हम साथ लेंगे। बहुत सारे एग्रीमेंट समझौते हुए जिनको लेकर के हमारे सांसद अपने देश के लोगों तक गए। भिन्नता में एकता जब तक हम नहीं देखेंगे और नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को आगे बढ़ाने में कमजोर ही रहेंगे। और जैसा आपने बोला कि बहुत समय बाद हमें एक अच्छा नेतृत्व मिला है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस नेतृत्व की चाल पर चल सके। फिलहाल हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से अगर आप अपने किसी बिजनेस को और आगे लेकर जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं और हमारे देश में इंडस्ट्री का आने वाला भविष्य आपके लिए क्या कह रहा है। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार सैनी साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता हु इज़ द एक्सपर्ट ऑफ बिग बिजनेस आइडियाज। सैनी साहब, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि आप खुद भी इंडस्ट्रीज़ के दौर से गुजरे हैं, व्यवसाय के दौर से गुजरे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौर से गुजरे हैं। आपसे
आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में अगर आप देखते हैं इंडस्ट्री के इस फ्यूचर को तो कैसे देखते हैं? क्या कुछ और है जो आने वाला है? सुहाना आसमान दिखता है आपको या फिर कुछ और चुनौतियां हैं जो नजर आती हैं? देखिए, जब मैं खेत में किसान के तौर पे काम करता था, अगर मेरे रात को मोटर के ऊपर पटा टूट के 1 फुट छोटा भी हो गया तो मैंने तारों का रिंग बना करके पटे की उसकी कमी को पूरा करके रात को बिजली खराब नहीं होने दी। जो आज इंडस्ट्री में चलाता हूँ वो मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए की उसके ऊपर बैंकों से उसके इन्वेस्टमेंट है जी। और उसके अलावा अगर मेरे अकॉर्डिंगली दूसरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो 500 करोड़ रुपए के लोन लेकर के बैठे हुए हैं जी। जो मोदी जी का स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया का जो विजन है, जब तक हम कंपैरेटिवली सभी को आगे बढ़ने का बराबर चांस नहीं देंगे, मुझे लगता है हम अपने देश की इंडस्ट्री को खो बैठेंगे और सारे रोजगार हमारे हाथ से छीन जाएंगे। ये एक आदमी का अपना विजन है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रोडक्शन और क्वालिटी गुड का प्रोडक्शन जो आदमी इस देश के अंदर लाएगा। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद एक दिन भी अप्लाई नहीं किया एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने लोगों का रूढ़ी मिट्टी ढोली और लोगों को ट्रेनिंग देता हूं कि आप भी सरकार की तरफ मत देखते रहिए कि सरकार ही सब कुछ करेगी। हुनर सीखिए, आगे बढ़िए। खुद भी अपना काम करना जरूरी है, बिकॉज वही जो चीज आपने बोली, हुनर सीखना जरूरी है। हुनर सीखिए और फिर आगे बढ़िए। आज का विजन भी हमारी सरकार का यही चल रहा है। आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी सुनील जी कि जब इस तरह से जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एक्सेल करना चाहते हैं एक इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में अगर एक बिग एंटरप्रेन्योर भी है, तो कैसे उनका एक सामंजस्य बिठाया जा सकता है? या इसके लिए संसद में कोई समाधान निकाला जाता है या सांसद का उसमें क्या रोल रहता है, अहम भूमिका रहती है? मेरे को लगता है कि इसका समाधान ऑलरेडी मोदी सरकार ने निकाल दिया है जी। आज की डेट में जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जिसे हमें स्मॉल, जो हमारे माइक्रो, सूक्ष्म, मध्यम और जो हमारा उद्योग है एमएसएमई, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है जी। और उसको इतनी सुविधाएं हैं। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट एमएसएमई ने बनाया जी और उसमें वो सारी क्वालिटी हैं, वो हमारे सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है जी। और वही प्रोडक्ट यदि मान लीजिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बनाता है जी, तो हमारे देश में मैं आपको बता दूं कि हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मैंडेट है कि 20% कम से कम माल उनको एमएसएमई से जरूर खरीदना पड़ेगा। और यदि उनकी क्वालिटी सेम होती है तो वो 100% एमएसएमई से खरीदता है। क्योंकि जो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर की हम अगर बात करें और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, दोनों सेक्टर्स में आप जो सर्टिफाइड, जो हमारे देश के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बने हुए हैं और बाकी बहुत तरह के पैरामीटर्स, मानक संस्थाएं हैं और बहुत सारे जो हमारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उन सब स्टैंडर्ड पे यदि आपका प्रोडक्ट पूरा खरा उतरता है तो मैं ये मानता हूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बड़े उद्योगपति का माल नहीं लेगा, आप ही का माल लेगा। क्योंकि उसको 20% तो आपसे लेना ही है, वो बड़े उद्योगों से ले ही नहीं सकता। उनके लिए मैंडेट है, उनके लिए मैंडेट है। और उसमें भी उसका 20% वो उन वीकर सेक्शन से लेता है जो बहुत छोटे सूक्ष्म लगा के चल रहे हैं और SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जी। तो आज हमारे देश में जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीमें आई हैं जी। आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जैसा अभी आपने बोला कि बहुत सारे कानून जो हैं उन्हें खत्म किया गया है और बहुत से ऐसे कानून हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। इसमें सांसदों की एक बहुत अहम भूमिका रहती है। मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पे एक बार जरूर रोशनी डालें कि जो हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज रहती हैं, उस एक्टिविटी का कैसे हमारे देश पे असर पड़ता है और वो कौन कौन सी खास एक्टिविटी हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है जो कि हर सांसद को मिलता है। या तो वो उसको अपने मेडिकल के क्षेत्र में लगाएगा या शिक्षा के क्षेत्र में लगाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगाएगा या सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट में लगाएगा। उस यहाँ एक विशेष बात ये होती है कि जो लोकसभा का सांसद होता है उसको ये सारा अपने एरिया में लगाना होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सांसद होता है वो उस फंड को पूरे स्टेट में लगा सकता है। और राज्यसभा में भी जो नॉमिनेटेड सांसद होता है वो उसको पूरे देश में लगा सकता है जी। और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन किया गया है कि जो भी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी होंगी जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं उसमें भी रिप्रेजेंटेशन सांसद का होता है। और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं जब वो इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है तो सांसद ऑटोमेटिकली उसमें स्क्रूटनाइजर होता है अपने क्षेत्र में देखने के लिए कि वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही जी। तो यहाँ पे जो आपने दो बड़ी खास बात कही है, एक इम्प्लीमेंटेशन की, दूसरा डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है ताकि आप अपने एक क्षेत्र में उसे लगाएं। आपके लिए कुछ हमारे पास खास है, आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद इसी सब्जेक्ट पे हम वापस लौटेंगे प्लीज।
आई बिलोंग फ्रॉम करनाल। अगर करनाल में मैं ये जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे चीज़ें आती हैं, एग्जीक्यूशन इज़ डैम पुअर। एक बार बिल्डिंग खड़ी कर दी, टीचर्स आते हैं बिकॉज दे नो दे हैव टू, उनको पेमेंट मिलनी है, बट वही जो मेन प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की, इसलिए थोड़ा सा फंड एग्जीक्यूशन के लिए मस्ट है, अदर देन कि आप और फंड्स लाते जाओ। इनका कहने का मतलब है कि और फंड्स लाते रहें, उससे बेहतर ये है कि जो फंड है उसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो फंड आपके पास है आप उसे अपने इलाके में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएं? मैंने इस सरकार के और पहली सरकार का डिफरेंस स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पहली सरकार कहती थी कि रुपये में 15 पैसे जाते हैं, स्कीम में जाते, स्कीम में तब भी थी, अब भी है। हाँ। अब स्कीमों का विजन जो है देश के वास्तविक ढांचे को प्रमोट करना है, हमारी इंडस्ट्री को सिक्योर करके आगे बढ़ा करके बच्चों को रोजगार के साथ जोड़ना है जी। फर्क सिर्फ ये है कि जो लोग उन सरकारों में एम्प्लॉयर थे या जो जुड़े हुए थे जी। या सर्विस में थे वो आज भी हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों का विजन ठीक हो गया, व्यक्ति को देख करके व्यक्ति बदल जाता है। Yes. लेकिन बहुत सारे लोगों की हैबिट जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक मेलाफाइड होने की वजह से नहीं बदल पाती। लेकिन आज देश की पूरा हमारा एक नेशनलाइज सिस्टम ऐसा बनता जा रहा है कि ये बात तो आज तक 2 वर्ष में आपको नहीं मिली कि कोई बड़ा स्कैंडल सामने आ गया हो, नहीं तो हर रोज नित नए स्कैंडल आते थे। लेकिन जो जरूरत है, जैसे हमारे एक्सपर्ट साहब कह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। बड़ा ब्राइट इसलिए है कि हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल। सारे लोग, सारा विश्व इसमें घुसना चाहता है, लेकिन अगर हमारी कंसेंट के बिना इसमें घुस गया तो हमारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो सकती है। आज चूंकि मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ, आज हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग है स्टील, जिसके ऊपर पूरा देश खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा है। हमारे देश में पर कैपिटा कंजम्पशन है 300 केजी, चाइना की पर कैपिटा कंजम्पशन है 1100 केजी। हमें जब तक इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, आज इंडस्ट्री से बने हुए सामान के बाजार भरे पड़े, बाइंग पावर हमारी है नहीं। हमने बाइंग पावर जब तक हम बच्चों को रोजगार ना दे दें, सीधा एक मूल मंत्र है। बिल्कुल। तो हम पूरी ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मूल मंत्र है ये हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक भी पहुंचे, सरकार तक भी पहुंचे और सब लोग मिलकर इसका एक निचोड़ निकाल सकें। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। स्टे ट्यून्ड। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ। मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। दिल्ली पुलिस। एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। तो पहले मेल के सवाल ले लेते हैं। सुदेश जी हैं जमशेदपुर से। आप योगा सिखाते हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो योगा क्लासेस हैं उससे जो इन्हें इनकम मिलती है, क्या उसके लिए इनकम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं? देखिए, यदि आप योगा सिखा रहे हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिखा रहे हैं और कोई पैसा चार्ज कर रहे हैं तो उस पे होने वाली इनकम को आपको टैक्स लगेगा। लेकिन यदि आप अपनी एक सोसाइटी या ट्रस्ट बना लेते हैं और उसको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सेक्शन 12A में, तो योगा क्योंकि सेक्शन 11 में फॉल करता है, आप तो आपको उसमें फिर सोसाइटी या ट्रस्ट बनाने के बाद जो भी योगा क्लासेस लेने से आपकी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाएगी। हेलो, मेरा नाम सुमन गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ। कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कंपनी के पैन पे ना होकर मेरे पैन पर है। अब मैं उसको ऑनलाइन एडिट करने की कोशिश करती हूँ, बट ऑनलाइन एडिट करने पे वो एरर देता है कि आपका डेटा मिसमैच है। कृपया बताएं मैं क्या करूँ। सुमन जी, जो आपने पहला लिया इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड वो गलत ले लिया। वो आपको कंपनी के पैन पे लेना चाहिए था, आपने अपने इंडिविजुअल पैन पे ले लिया। अब वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता। इसका सोल्यूशन ये है कि आप, इसका तरीका ये है कि आप दूसरा इंपोर्ट IEC कोड ले लें कंपनी के पैन पे। जब वो आपको मिल जाए तो आप इसको
वापस सरेंडर कर दें। सैनी साहब, जाने से पहले ज़रूर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे देश का पूरा एक ये व्यवसायी वर्ग है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज कमेटी है उस कमेटी का मैं मेंबर हूं और एमएसएमई के लगभग सैकड़ों यूनिट में खुद विजिट कर चुका हूं जी। स्थिति अपने देश की पहले से बेहतर हुई है। स्कीमों को हमें जान डालने की और ज़रूरत है, बहुत सुधार की लोड़ है। दूसरी हमारे देश की जो विल है काम करने की जी, वो बहुत कम है, क्योंकि जापान का 1 आदमी, चाइना के 9 आदमी, हिंदुस्तान के 21 आदमी एक बराबर प्रोडक्शन करते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़े होने के लिए बहुत विल की जरूरत है। इसलिए हमारे देश में चाहे कोई सर्विसमैन है, चाहे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, जब तक हमारी विल अच्छी नहीं होगी, जैसे हमारे मोदी जी की विल है, अगर हम सब विल के साथ काम करेंगे तो देश से एकदम आगे बढ़ेगा। तो दृढ़ निश्चय होना जरूरी है और वो निश्चय हम सभी लोगों को मिलकर बनाना होगा। और मैं आपको बता दूं सैनी साहब, अब जो है एक बड़ा ही खास सेगमेंट रहता है हमारे अतिथि के लिए, क्योंकि एक रैपिड फायर राउंड होता है। इसको मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल। बताऊंगी आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं आपका राष्ट्र बदले तो आपको खुद बदलना होगा, क्योंकि जब आप खुद बदलते हैं जब ही आप और बुद्धिमान होते हैं जी, जब ही आप और सशक्त होते हैं, और जब आप अपने आप को बार बार बदलते हैं परिस्थितियों के हिसाब से तो आप और बड़े एक्सपर्ट बनते हैं। मतलब शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, उसके बाद हम किसी और के साथ की उम्मीद कर सकते हैं। एकदम क्लियर कट, किसी की खामियां मत देखो, अपने आप को बदलो। बिल्कुल। और सैनी साहब, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि ये जो शिल्पा भावना स्पेशल राउंड है, रैपिड फायर है, ये तैयार है? यस। पहला सवाल, एक अच्छा व्यवसायी अच्छा कार्यकर्ता बनता है, सही या गलत? बिल्कुल एकदम सही, क्योंकि भावना अगर अच्छी होगी तो कार्यकर्ता अच्छा ही बन जाएगा। बिजनेस और पॉलिटिक्स में कोई एक समानता आप हमें बताएं। देखिए, मुझे तो दोनों सिमिलर ग्राउंड लगते हैं। जो अच्छा प्रबंधन है वो देश का भी प्रबंधन होता है और इंडस्ट्री का भी प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट है वो एक दोनों का सिमिलर है। उसमें सिर्फ ये है कि वहाँ पारिवारिक और अपने बिजनेस के लिए देखा जाता है, यहाँ देश के लिए देखा जाता है। तो मैनेजमेंट उन दोनों में सिमिलर है। एक एमपी के काम पर मीडिया का चेक होना चाहिए या जनता का? चेक मीडिया का जो है आजकल थोड़ा सा मेलाफाइड होता जा रहा है, इसलिए मैं कहूँगा मीडिया किसी चीज़ को बढ़ा के और घटा के भी दिखा सकता है। तो मीडिया का चेक आप नहीं मानते, लेकिन जनता का चेक आप मानते हैं, वो तो जरूरी है। जनता का चेक हम मानते हैं, वो जरूरी है। आप किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, राजकुमार सैनी, एन एंटरप्रेन्योर और अ सोशल वर्कर? मैं लाइफ वर्क सोशल वर्किंग की है जी। बिजनेस तो मैंने अपने परिवार के एस्टेब्लिश होने के लिए खड़ा किया, और जो उसी सेवा भाव से मैं समाज के सेवा भाव में अपनी ज़्यादा खुशी अनुभूति समझता हूँ कि जब इंतकाल होते हैं, इंडस्ट्री और मकानों के इंतकाल तो अगले दिन हो जाते हैं, सेवा भाव खड़ा रहता है। ब्यूटीफुल। और हमारी पूरी ये उम्मीद है कि जिस तरह से आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है उसी तरह से आप पूरे देश को भी एस्टैब्लिश करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। दोस्तों, जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर पांव फिसलता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जिंदगी में चाहे कितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि मिट्टी से अलग होना किसी भी पेड़ के लिए आज़ादी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात इन योर फेवरेट शो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.